हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म चल रहा था। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए मैंने बता दिया था। लास्ट मैं बताता हूं आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ठीक है। सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जो चतुष्फलकीय संकुल यौगिक होते हैं, इनमें ना आपको प्लेन पास नहीं भी कराओगे तो आपको एक बार के लिए समझ में आ जाएगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होता क्या है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कैसे आती है। तो दो कंडीशन है इसके लिए, आप हमेशा ध्यान रखना। यदि आपके पास चारों के चारों मोनोडेंटेन लिगेंड डिफरेंट हो जाए, चारों के चारों मोनोडेंटेन लिगेंड क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं MABCD टाइप का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो आपका क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं MAB2 टाइप का, MAB2 टाइप का जो बाइडेंटेन लिगेंड होगा, जिसको हम एसिमेट्रिक बाइडेंटेन लिगेंड कहते हैं। यदि मेटल से दो एसिमेट्रिक बाइडेंटेन लिगेंड जुड़े हुए हैं तभी आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, या चारों के चारों लिगेंड क्या है, डिफरेंट जुड़े हुए हैं, तभी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ये दोनों की दोनों कंडीशन होती है। अब ऐसा क्यों है, देखो सपोज करो इसमें से दो लिगेंड सेम हो जाए, सपोज करो आपने लिख दिया MA2BC टाइप लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार का कोई आपने कॉम्प्लेक्स ले लिया है, मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, देखो मेटल से आपके चार लिगेंड जुड़े होते हैं, दो तो प्लेन पर जुड़े होते हैं, ठीक है, और एक आपका बिहाइंड द प्लेन होगा और एक आपका क्या होगा, अबव द प्लेन होगा, ठीक है। तो जो प्लेन पर है, सपोज करो ना ये सेंटर मेटल आइटम है, ये B है और ये C है, ये तो प्लेन पर है मान लो, ठीक है। अब एक अबव द प्लेन A है, एक बिहाइंड द प्लेन A है, तो आप प्लेन से तो आप प्लेन पास करवाओगे, जो प्लेन पर है वो तो प्लेन से कट जाएंगे। अब अबव द प्लेन जो होगा वो बिहाइंड द प्लेन का क्या हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो POS प्रेजेंट होने के कारण ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन सपोज करो ये आपका A है और ये D हो जाए, यानी कि चारों के चारों लिगेंड क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, जैसे कि ये। तो अगर आप B और C को कट करते हुए एक प्लेन लगाओगे भी ना, मतलब इसको और इसको कट करते हुए एक प्लेन अगर आप लगा भी दिया आप लोगों ने, तब भी क्या होगा, देखो यहां से जो प्लेन गुजरेगा वो A और D को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि A का रिफ्लेक्शन D के लिए आ रहा है, तो A की मिरर इमेज D तो हो नहीं सकती है। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। दैट्स वाई ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है एकमात्र टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, जो एसिमेट्रिक बाइडेंटेन लिगेंड के लिए है, वो ये है, निकल के साथ इन्होंने क्या जोड़ा हुआ है, ग्लाइसिनेटो का होल ट्वाइस, ठीक है, ग्लाइसिनेटो को जोड़ दिया है, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। इसके दो फॉर्म बना सकते हो आप लोग। निकल सेंटर पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका O, यहां पर आ जाएगा आपका N, यहां आ जाएगा आपका N और यहां आ जाएगा आपका O। ये आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ग्लाइसिनेटो का। इसका मिरर इमेज बनाओगे तो मिरर इमेज कैसे बन जाएगी, निकल सेंटर पर रहेगा, यहां आ जाएगा आपका N, यहां पर आ जाएगा आपका O, ये और ये बन जाएगा बेटा आपका O, और यहां आ जाएगा आपका N, ठीक है। तो यह जो आपका बाइडेंटेन लिगेंड है एसिमेट्रिक होना चाहिए। तो मान लो कि ये O और ये N क्या है, आपका प्लेन पर है, तो यहां से जब आप प्लेन पास कराओगे तो ऑक्सीजन के रिफ्लेक्शन में आपका क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका मिरर इमेज नहीं बन रहा है, क्योंकि ये आपका एसिमेट्रिक लिगेंड है। यहाँ पे CH2 भी तो होगा बीच में, है कि नहीं है। तो CH2 को छोड़ो, अगर आप प्लेन यहां से भी लगाते हो ना, तो ऑक्सीजन के रिफ्लेक्शन में आपको नाइट्रोजन दिख रहा है कि नहीं है। समझ रहे हो ना बात को भाई। ये दोनों माना कि प्लेन, किसी न किसी दो को तो आपको प्लेन पर लेना ही पड़ेगा। तो दूसरे को, अब अगर आप इसको प्लेन पर ले रहे हो एक वाले को, तो इस वाले को प्लेन पर लोगे तो इसका रिफ्लेक्शन जो होगा यहां से कट होते हुए जाएगा ना, देखो ये यहां से कट, ये दोनों कटते हुए इसके बीच में से गुजरेगा प्लेन, तो ऑक्सीजन का मिरर इमेज नाइट्रोजन तो बन नहीं सकता है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होने के कारण ये भी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है आपका एकमात्र जो आपकी बुक में है। ऐसे एकमात्र ये एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बट जो RBSC ने दिया है मैं वही एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको पूछ लेता है MAB2 टाइप का जो आपका ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का, वो कौन सा होता है, उसका एग्जाम्पल लिखे, तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो जाता है।
इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी आपका कंप्लीट हो चुका है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के लिए तो मैंने आपको पहले बता दिया था। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद हम जो मेन पॉइंट है वो डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्योरीज ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। थ्योरीज ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में एक्चुअली तीन टाइप की थ्योरीज आती हैं। पहली आती है आपकी वीबीटी, दूसरी आती है सीएफटी और तीसरी आती है एलएफटी। ठीक है, तीन टाइप की थ्योरीज आती हैं आपकी, एक आती है वीबीटी, दूसरी आती है सीएफटी, तीसरी आती है एलएफटी। अब वीबीटी क्या है, सीएफटी क्या है, एलएफटी क्या है, इसमें मैं आपको फोकस करवाने वाला हूं। पहली बात, एलएफटी आपके सिलेबस में नहीं है। पहली बात, एलएफटी आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप कह रहे होंगे सर आपने ये लिखा क्यों? मैं बस आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। आपके सिलेबस में है, एक तो है वीबीटी और एक है सीएफटी। है क्या ये नाम क्या है? वीबीटी का मतलब क्या होता है, सीएफटी का मतलब क्या होता है, एलएफटी का मतलब क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। वी का मतलब होता है बैलेंस, बी का मतलब होता है बॉन्ड, टी का मतलब होता है थ्योरी। यानी कि पहली थ्योरी आपकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। आपने अपनी 11th क्लास में भी पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, बिल्कुल सेम थ्योरी है। बस कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स के लिए है, इसीलिए थोड़ा सा आपको इनोवेटिव लग रहा होगा। बाकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो संयोजकता बंध सिद्धांत लिनस पॉलिंग ने दी थी, यहाँ भी लिनस पॉलिंग ने, वही बात है, ठीक है, लिनस पॉलिंग ने ही दिया। सीएफटी, सी का मतलब होता है क्रिस्टल, एफ का मतलब होता है फील्ड, टी का मतलब होता है थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत दूसरा वाला, और तीसरा है लिगेंड फील्ड थ्योरी, एलएफटी भी इसको हम कहते हैं। लिगेंड फील्ड थ्योरी शॉर्टकट में कहते हैं एलएफटी, ठीक है, लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत इसको हम कहते हैं। अब ये तीनों क्या क्या बातें करते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको स्टार्टिंग से वीबीटी शुरू करवाऊंगा, ठीक है। इन तीनों ने अपने अपने नए नए कॉन्सेप्ट दिए हैं। मैं आपको पहली बात बताता हूँ, वीबीटी कहता क्या है। वीबीटी कहता है मेटल टू लिगेंड जो पहले इनिशिएट होता है वो कोवलेंट बॉन्ड इनिशिएट होता है। यानी कि मेटल टू लिगेंड पहले कोवलेंट बॉन्ड से इनिशिएट होता है, उसके बाद जाकर के आयनिक पर खत्म हो जाता है, यानी कि आयनिक तक जाता है। कोवलेंट से इनिशिएट होकर के आयनिक तक जाती है, थ्योरी ये बताती है। जो मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग है वो कोवलेंट से इनिशिएट होती है और कहां तक जाती है, आयोनिक तक जाती है। लेकिन आयोनिक के बारे में ये कुछ भी नहीं बताती है, आयोनिक के बारे में ये कुछ भी नहीं बताती, यानी कि इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कोवलेंट। तो बीबीटी जो है वो आपकी कोवलेंट बॉन्ड पर डिपेंडेबल है, आयनिक के बारे में कुछ भी नहीं बताती है, ये इसका डिफेक्ट्स भी है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी केवल और केवल आयनिक बॉन्ड के बारे में बताती है, कोवलेंट नाम तो इसको पता ही नहीं है। सीएफटी को कोवलेंट नाम तो पता ही नहीं है, ये केवल और केवल आयोनिक पर फोकस करती है, यानी कि ये कंप्लीटली फिजिक्स पर बेस्ड है कि नहीं है। कोवलेंट तो इसको पता ही नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे होते हैं तो जानता ही नहीं है, बस ये प्लस और माइनस जानता है। आयनिक बॉन्ड में क्या है, प्लस माइनस ही तो है, तो ये प्लस और माइनस जानता है। समझ में आ रही बात? तो ये कंप्लीटली आयोनिक बेस्ड थ्योरी है। जबकि लिगेंड फील्ड थ्योरी आयोनिक से इनिशिएट होती है और बाद में कोवलेंट तक जाती है। तो आयोनिक से इनिशिएट होकर के कहां तक जाती है, कोवलेंट तक जाती है। और एक्चुअली में होता भी यही है, जो लिगेंड फील्ड थ्योरी है यही आपकी जो आयनिक से कोवलेंट तक जाती है, आयनिक से इनिशिएट करके बॉन्डिंग को कोवलेंट तक जाती है, एक्चुअली में होता भी यही है जो फाइनली माना गया है लिगेंड फील्ड थ्योरी में, ठीक है। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो सिलेबस में आपके क्या है, वीबीटी है और सीएफटी है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वीबीटी से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कल करवाऊंगा इसके एग्जाम्पल, कल बोले तो नेक्स्ट लेक्चर में। अब आप सोच रहे होंगे सर इतने ज्यादा, इतना लंबा कॉन्सेप्ट? हाँ बिल्कुल, कॉन्सेप्ट बहुत लंबे हैं इसके। एक्चुअली में वो कॉन्सेप्ट ना ऐसे हैं कि क्या बताऊं आपको, वीबीटी ने जो जो बातें कही है ना, अगर वो आप नहीं भी रखोगे ना याद, तो वैसे ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअली में, अगर आपको कभी क्वेश्चन आ गया कि इसकी ज्योमेट्री बनाओ, तो अगर आपको वीबीटी को स्किप भी कर दोगे ना, तब भी आप उसकी ज्योमेट्री बना ही लोगे,
क्योंकि वीबीटी के पोस्टुलेट याद रखने की आपको जरूरत ही नहीं है। बट फिर भी क्या है कि वीबीटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ वीबीटी। ठीक है, वीबीटी कंप्लीट नाम कहें तो वैलेंस, बी से आता है आपका बॉन्ड और टी से आता है आपका थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी गिवन बाय लिनस पॉलिंग, गिवन बाय लिनस पॉलिंग। किसने दिया था? लिनस पॉलिंग ने दिया था, एंड मेनली डेवलप्ड बाय लिनस पॉलिंग। ठीक है, लिनस पॉलिंग ने ये दिया था। देखो इस वीबीटी की बात मैं कर देता हूं। अगर मैं अकॉर्डिंग टू आरबीएससी चलूं तो यहाँ पर कुछ 5 पॉइंट आपको मैं बता करके और बाद में 2-3 एग्जाम्पल करवा दूंगा, तो इससे आपका आरबीएससी का सिलेबस तो पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि सर क्या करवा के गए। ये टू बी ऑनेस्ट मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा काम करता हूं कि आरबीएससी ने जितना लिखा है 5 पॉइंट लिखे हैं उसने, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट करवा देता हूं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं एज कॉन्सेप्ट चलूं तो कॉन्सेप्ट आपका बहुत डीप जाते हैं, इसके लेवल अप करना पड़ेगा आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट बताने के लिए। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो पॉइंट मैंने लिखे हैं पीडीएफ में वो पूरे के पूरे आरबीएससी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि लिखवा तो हम ज्यादा नहीं सकते हैं। ठीक है, लिखवाने पर तो कंट्रोल है, क्योंकि आपके जब आंसर की आती है, जब आपको आंसर लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में, तो वो आंसर उतना ही लिखना होता है जितना कि आपका आरबीएससी में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलेंगे तो हम आरबीएससी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तो हम आरबीएससी के अकॉर्डिंग ही। लेकिन मैं समझाने में तो कोई कंट्रोल नहीं है ना, समझा तो हम कैसे भी सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा लेवल अप करके आपको समझा दूंगा, जो आपकी बुक में नहीं भी है मैं थोड़ी वो बातें भी आपको बताऊंगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट जो आता है आपका, वो क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लिनस पॉलिंग ने जो दी थी उसमें सबसे पहला पोस्टुलेट ये है, फर्स्ट पोस्टुलेट ये है कि जो सेंट्रल मेटल आयन होते हैं ना, जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं ना, पहले मैं आपके आरबीएससी में जो है वो बातें बता रहा हूं आपको। ठीक है, उसके बाद मैं आपका लेवल अप करूंगा। जो आरबीएससी लिखता है और जो इसके पॉइंट है भी एक्चुअल, वो मैं आपको बताता हूं। सेंट्रल मेटल एटम जो होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम जो होते हैं CMA, वो क्या करवाते हैं? अपने वैकेंट ऑर्बिटल क्या करवाते हैं? प्रोवाइड करवाते हैं, अपने वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराते हैं। ये वैकेंट ऑर्बिटल S हो सकते हैं, P के हो सकते हैं, D के हो सकते हैं, F के हो सकते हैं। ये वैकेंट ऑर्बिटल क्या करवाते हैं? प्रोवाइड करवाते हैं। किसको प्रोवाइड करवाते हैं? लिगेंड को प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि लिगेंड इसमें अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सके? डोनेट कर सके। पहला पोस्टुलेट मैंने आपको बता दिया वीबीटी का। क्या कहा है मैंने? वीबीटी ने क्या कहा है? वीबीटी ने अपने पहले पोस्टुलेट में ये कहा है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, वो अपने वैकेंट ऑर्बिटल, कोई से भी वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है, S हो सकता है, P हो सकता है, D हो सकता है, कोई से भी वैकेंट ऑर्बिटल है, वो प्रोवाइड करवाता है। किसके लिए प्रोवाइड करवाता है? लिगेंड के लिए प्रोवाइड करवाता है, ताकि लिगेंड उसमें क्या कर सके? अपने इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर सके। पहला पॉइंट समझ में आया? केंद्रीय धातु परमाणु अपने रिक्त कक्षकें उपलब्ध करवाता है, कोई सी भी रिक्त कक्षक है उसको उपलब्ध करवाएगा, ताकि लिगेंड उसमें क्या कर सके? अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सके। यहां से पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट समझ में नहीं भी आया तो जो मैं पॉइंट बता रहा हूं बस याद रखो अभी, ठीक है? समझ में आ जाएगा आपको लास्ट में। दूसरा पॉइंट क्या कहता है वीबीटी दूसरे पॉइंट में ये कहती है कि जो ये रिक्त कक्षकें होती है ना, ये रिक्त कक्षकें आपस में हाइब्रिडाइज, आपस में ओवरलैपिंग करती है। ओवरलैपिंग का मतलब तो जानते हो आप लोग, ठीक है? 11th क्लास में आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, वहां पर आपने पढ़ा ही होगा कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है। तो जो ये रिक्त डी कक्षकें होती हैं, या रिक्त एक्स कक्षकें, या रिक्त पी कक्षकें, कोई सी भी कक्षकें हो, ये वैकेंट ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करती हैं, और ओवरलैपिंग के बाद समान ऊर्जा, समान आकार और समान संख्या की एनर्जी भी सेम हो जाती है, शेप भी सेम हो जाता है, आपको याद होगा, और नंबर भी सेम हो जाते हैं। समान संख्या, समान आकार और समान ऊर्जा की नई हाइब्रिडाइज्ड कक्षकों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन जाएंगी नहीं, ठीक है? अब यहां पर ये देखना है कि ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनी है ना, ये नंबर जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के नंबर कितने होने चाहिए? ये नंबर होने चाहिए जितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड के द्वारा दान किए जा रहे हैं। तो लिगेंड के द्वारा जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे, इसके नंबर,
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने डोनेट किए जाएंगे लिगेंड के द्वारा, उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नंबर और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के नंबर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो हम कंप्लीटली ये कहें कि पहले सेंट्रल मेटल एटम जो रिक्त कक्षकें प्रोवाइड करवाना, वो प्रोवाइड कितनी हो रही है, जितने लिगेंड के द्वारा क्या किए जा रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किए जा रहे हैं, डोनेट किए जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज डोनेटेड बाय, किसके द्वारा, लिगेंड के द्वारा डोनेट किए गए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट क्या है, सेंट्रल मेटल एटम अपने रिक्त कक्षकें उपलब्ध करवाता है, वो रिक्त कक्षकें दूसरे पॉइंट में आती ओवरलैप करती हैं और समान ऊर्जा, समान आकार, समान संख्या की संकृत कक्षकों का निर्माण होता है। और इन संकृत कक्षकों के जो नंबर होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, जो डोनेट किए जा रहे हैं किसके द्वारा, लिगेंड के द्वारा। यहां तक बात क्लियर हुई। ठीक है, अब यहां से एक बात तो समझ में आ गई, जैसे आपको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे ना, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलने से आपको एक तो बात क्लियर हो जाएगी, आपको हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो जाएगा। यहां से आप एक बात क्लियर कर सकते हैं, यहां से आपको हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही बात भाई, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जितनी ऑर्बिटल्स आपके ओवरलैप करेंगे उनको अगर आप लोग देखोगे तो जितनी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपको मिलेंगे वहां से आपको हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो जाएगा। तो यहां से तो आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता चल जाएगा। थर्ड पोस्टुलेट इसका जो कहता है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जब लिगेंड मेटल को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो आपको अच्छे से पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन, भाई नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां से हमें पता चल जाएगा। जब लिगेंड क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को देंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे और वही आपका क्या बताते हैं, हमें CN बताते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हैं। अब देखो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से हमें एक बात तो पता चल जाएगी, क्या, ज्योमेट्री। भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड जितने बनेंगे उसके बेस पर हम इसकी ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं उससे हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलता है और कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलते हैं हमें क्या पता चल जाता है, इसकी ज्योमेट्री पता चल जाती है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट से हमें ये पता चल गया कि हम ज्योमेट्री निकाल सकते हैं इसकी, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे उसके बेस पर। तो 3 पॉइंट तो आपको समझ में आ गए। पहले पॉइंट में आपको वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाएगी, दूसरे पॉइंट में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनी जिससे हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया, थर्ड पॉइंट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना जिससे ज्योमेट्री का भी हमें क्या चल जाएगा, पता चल जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट जो है इट इज वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम ये देखते हैं कि वैकेंट ऑर्बिटल जो प्रोवाइड की गई हैं, जो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड की गई हैं किसके द्वारा, जो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड की गई हैं किसके द्वारा, सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा, वो कौन सी प्रोवाइड की गई हैं। देखो अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये आप तो पता ही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से रिलेटेड ही आपके सारे के सारे टॉपिक हैं। यहां पर भी वीवीटी के जो एग्जाम्पल है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ही रिलेटेड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से रिलेटेड जो है उसमें आपका एक तो आ जाता है टेट्राहेड्रल और एक आ जाता है आपका स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, और इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से रिलेटेड जो है वो आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो अब जो चौथा वाला पॉइंट है ना वो मैं आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए बता रहा हूं, पहली बात। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, आपको टोटली ये ध्यान रखना है कि जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो 6 ऑर्बिटल यहां पर क्या होंगी, हाइब्रिडाइज होंगी कि नहीं होंगी। 6 वैकेंट ऑर्बिटल जो होंगी वो हाइब्रिडाइज होंगे। अब ये 6 वैकेंट ऑर्बिटल कौन कौन सी हाइब्रिडाइज हो सकते हैं, देखो 6 में से एक तो आपकी S होगी, ये तो फिक्स है। ठीक है, 3 आपकी P हो जाएंगी। ठीक है, तो ये टोटल अब तक 4 बनी है। अब 2 आपकी क्या होने वाली है, D होने वाली है। तो जो ये 2 D की कक्षकें हैं, ये 2 की D कक्षकें कौन सी होंगी, इनर वाली होंगी या आउटर वाली होंगी, यानी कि n-1D होगा या ND होगा। समझ रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो, अगर मैंने 4s लिखा है तो 4s का मतलब n-1D का मतलब क्या, n-1D का मतलब है 3D और ND का मतलब क्या है आपकी 4D। तो वही वाली बात मैं कर रहा हूं कि जो ये 2D की ऑर्बिटल है ये इनर वाली पार्टिसिपेट करेंगी या आउटर वाली पार्टिसिपेट करेंगी, ये बात तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पार्टिसिपेट इन दोनों में से कोई भी कर सकती है। तो यहां से चौथा पॉइंट ये कहता है
कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में यदि n-1d कक्षकें पार्टिसिपेट कर रही हैं किसमें, संकरण में, तो ये इनर सेल हो जाएंगी। इनर सेल है ना, ये 3 वाली इनर सेल है, और इनर सेल होने की वजह से यहां पर क्या बनेंगे, आपके इनर कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा, आपका इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें डी ऑर्बिटल कौन सी वाली पार्टिसिपेट करती है, इनर वाली, n-1d वाली पार्टिसिपेट करती है। दूसरा पॉइंट, अगर आपकी एनडी यानी कि आउटर वाली करें, आउटर वाली सेल अगर पार्टिसिपेट करें, डी ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करें आउटर सेल की, तो उस समय जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बनता है आपका आउटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। तो एक बात समझ में आई, अगर n-1d कक्षकें अष्टफल के संकुल में पार्टिसिपेट कर रही हैं तो वो इनर कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, और अगर एनडी कर रही है तो वो क्या कहलाएगा, आपका आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं कि प्रेफरेंस किसकी होती है, मतलब कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है, तो मैं आपको बता देता हूं, इनर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं मोर स्टेबल देन कंपेयर टू आउटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो आउटर कॉम्प्लेक्स से क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। यानी कि लीगेंड कहां जाना प्रीफर करते हैं, लीगेंड अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करना प्रीफर करते हैं, इनर ऑर्बिटल्स को, या इनर सेल की ऑर्बिटल को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करना प्रीफर करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इनर कॉम्प्लेक्स बनना प्रीफर कर रहे हैं लीगेंड, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, इनर कॉम्प्लेक्सेस की कंपेयर टू किसके, आउटर कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अब आपसे रीजन पूछा जाएगा, मैं तो बिना किसी रीजन के तो ये काम होने वाले हैं नहीं कि इनर कॉम्प्लेक्स ही क्यों प्रेफरेंस में आ रहा है, आउटर क्यों नहीं आ रहा है। तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। इसका रीजन है सबसे पहला साइज। देखो, जो इनर कॉम्प्लेक्स बना रहा है वो इनर सेल बना रहा है, और इनर सेल का जो साइज होगा वो आउटर सेल से क्या होगा, छोटा होगा। तो स्मॉल साइज, पहला जो रीजन है इसका स्मॉल साइज होता है। और दूसरा जो रीजन है वो होता है एनर्जी कम होती है। आप गिन लो, एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी, सर कैसे होगी, n+l रूल लगाओ ना, अब ये बताऊंगा थोड़ी ना मैं। n+l रूल के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, 3 और 2 5, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 और 2 6 आ जाएगी। तो आउटर वाले की एनर्जी ज्यादा है ना इनर वाले से, तो पहला रीजन तो है स्मॉल साइज होता है, क्योंकि तीसरे कोष का साइज चौथे कोष से तो छोटा ही होगा, ये तो बात समझ में आ रही है आपको। और एनर्जी दूसरी क्या है, कम है। और तीसरा ना डिफ्यूजन जो होता है ना यहाँ पर वो कम होता है। ठीक है, किसका, इनर सेल का। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने रीजन बताए आपको, साइज कम और एनर्जी कम होने से क्या मतलब है। देखो, आपबाउ सिद्धांत भी आप पढ़ते हैं, वहां पे भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरे जाते हैं, जहां एनर्जी कम होती है। दूसरी पॉइंट ये कि अगर साइज कम होगा तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा कि नहीं होगा, और अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा तो उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो साइज स्मॉल होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। यहां तक बात समझ में आ रही है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, आने वाला है, उस पर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, और अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इनर कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो आउटर कॉम्प्लेक्स से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया। इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का बनता है जब इनर सेल की डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है। आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का बनता है जब आउटर सेल की आउटर सेल की डी ऑर्बिटल क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट ये है कि जो डी की ये 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो कौन कौन सी ऑर्बिटल होती हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो ये जो 2 डी ऑर्बिटल हैं, ये एक तो होती है आपकी dx² - y², और एक होती है dz²। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन सी डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं। तो आपको ध्यान रखना है dx² - y² और dz² क्या करती है, यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। ये बात क्लियर हुई। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड बात मैंने आपको बता दी। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए बताता हूं। अच्छा, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या बनने वाला है, देखो, अगर एक s की और 3 p की पार्टिसिपेट कर रही है तो ये तो sp3 तो बना। अब अगर आउटर वाली 2d पार्टिसिपेट कर रही है तो ये तो बनेगा आपका sp3d2। ये है आपका, अगर sp3d2 कॉम्प्लेक्स, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स बनेगा आउटर,
और अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका इनर। समझ में आ रही भाई? देखो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितनी अच्छे हैं, एक s की है, 3 p की है, 2 d की, ये आपस में हाइब्रिडाइज कर रही हैं, तो sp3 तो ये रहा। अब D2 बाहर आएगा या अंदर आएगा? अगर अंदर वाले पार्टिसिपेट करेगी तो D2sp3 संकरण होता है, बाहर वाली पार्टिसिपेट करेगी तो sp3d2 होता है। अब चाहे इनर वाली D2 पार्ट करें या बाहर वाली D2 पार्टिसिपेट करें, दोनों की दोनों में कंडीशन में जो दो d ऑर्बिटल हैं जो पार्टिसिपेट करेंगी वो कौन सी करेंगी, dx² - y² और dz² पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, बाकी तीन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाली बात बताता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाली बात में पहला आता है आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कब आता है? जब आपका संकरण होता है sp3 या sd3। ठीक है, या तो संकरण sp3 होता है या sd3 होता है। अब sp3 में कौन कौन सी कक्षकें पार्टिसिपेट करेंगी तो आपको पता है, एक s की करेंगी, 3 p की करेंगी। sd3 में जो ये 3 d की कक्षकें पार्टिसिपेट करती हैं ये कौन कौन सी है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये करती हैं आपकी dxy, dyz और dzx। ये भी ध्यान होगी बात आपको। अगर आपसे कभी पूछा जाए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब sd3 संकरण आता है तो उसमें जो d की 3 कक्षकें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं, तो dxy, dyz और dzx क्या करती हैं, यहां पर पार्टिसिपेट करती हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की अगर बात करेंगे, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है, 4 ही तो है ये दोनों के दोनों। इसमें संकरण या तो आपका dsp2 होता है या तो आपका sp2d होता है। ठीक है, संकरण कौन सा होता है, sp2d या dsp2। ठीक है, या तो dsp2 संकरण पाया जाता है या sp2d संकरण पाया जाता है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं, p जो दो ऑर्बिटल, 3 में से 2 पार्टिसिपेट कर रही है तो ये दो कौन कौन सी होती है, तो ये दो होती है आपकी px और py। एक बात ध्यान रखना है। और जो ये आपकी d है ये भी कौन सी होती है, ये होती है आपकी dx² - y²। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर px और py क्यों है, pz क्यों नहीं है, तो आपको पता है ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है भाई। स्क्वायर प्लेनर में प्लेनर ही तो होता है, चारों के चारों लिगेंड ऐसे तो होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इसमें देखो, इसमें से अगर मैं एक कोऑर्डिनेट बताऊं तो एक कोऑर्डिनेट तो आपका x हो जाएगा और दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा y। तो z कोऑर्डिनेट तो इसमें होता ही नहीं क्योंकि इसमें 3D स्ट्रक्चर है ही नहीं, इसकी तो 2D स्ट्रक्चर होती है। तो z वाला एक्सिस यहाँ पर क्या है, होता ही नहीं है, तो z वाली कक्षकें यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करती है। कौन कौन सी कक्षकें पार्टिसिपेट करती हैं, px और py कक्षक क्या करती है यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं, और d में कौन सी करती हैं, dx² - y² वाली कक्षक यहाँ पर क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो ये 4 जो कॉन्सेप्ट थे ये तो मैंने आपको बता दिए, मेजर जो थे। इसके बाद जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और आने वाले हैं वो मैं इसके बाद के लेक्चर में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा क्या हो गई है, लंबी हो गई है, और लंबी वीडियो होने की वजह से इसको अपलोड करने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक को 4 पॉइंट तक मैं आपको समझा करके छोड़ देता हूं, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नई बातें सिखाऊंगा।